हमें अपनी गलतियों का पता होना बहुत ज़रूरी है और उन गलतियों का पता होगा तभी तो हम उन गलतियों को सुधारेंगे। करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर दो टाइप के हैं, एक सीरीज है और एक पैरेलल है। प्रॉब्लम होती है काफ़ी बच्चों को इसके क्वेश्चंस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एंड आई होप एंड आई विश आज की क्लास के बाद किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला आकाश रॉकिंग से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिजिक्स मेंटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स बडी आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार चैप्टर, वो भी बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। तो आज की इस माइंड मैप सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा क्लास 10 का चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। काफी बच्चों को इसके फॉर्मूला में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, काफी बच्चों को इसके क्वेश्चंस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एंड आई होप एंड आई विश आज की क्लास के बाद किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चे आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं बच्चे सबसे पहले चार्ज, ये चार्ज होता क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर दो टाइप के हैं, एक सीरीज है और एक पैरेलल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है, आपको पहले टॉपिक का नाम बता दी गया है जिसका नाम है चार्ज। तो बच्चे चार्ज होता क्या? बेसिकली चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या फिर एक बॉडी दूसरी बॉडी को रिपेल करती है। बच्चे देखो, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाती है और ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। ठीक है, अब बच्चे देखो, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है बच्चे? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब चार्ज को डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, इसे हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी बॉडी पर चार्ज जो बनता है वो बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसी बॉडी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का जाना या दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का आना, इसकी वजह से उस बॉडी पर चार्ज इंड्यूस होता है। अब बच्चे चार्ज दो टाइप के होते हैं, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। इसी वजह से इन चार्ज के नाम को पॉजिटिव और नेगेटिव रखा गया। अब बच्चे चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। अच्छा, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। हो सकता है आप कैपिटल क्यू यूज करो, हो सकता है आप स्मॉल क्यू यूज करो, दोनों वैलिड है। ठीक, अब बच्चे देखो, अगर दो सेम चार्ज की बात करें, इट मींस अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर हम बात करें नेगेटिव की तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे? रिपेल करेंगे। और अगर हम अनलाइक मतलब अपोजिट चार्ज की बात करें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे? अट्रैक्ट करेंगे। अब बेटा, चार्ज हम कभी भी अकेला ढूंढ नहीं सकते क्योंकि इट इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब ये हमेशा किसी ना किसी मास से एसोसिएट होता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे अगर किसी बॉडी पर हमें नेट चार्ज निकालना हो, किसी बॉडी पर हमें टोटल चार्ज निकालना हो, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, उस बॉडी का जो टोटल चार्ज है उस बॉडी के अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज के सम के बराबर होता है। इट मींस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड डैश Qn, जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके सम के बराबर होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को ना आपने बनाया, चार्ज को ना मैंने बनाया, चार्ज इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में पहले से प्रेजेंट था, और जब चार्ज प्रेजेंट था तो चार्ज जिस चीज को बनाया नहीं जा सकता तो उस चीज को नष्ट भी नहीं किया जा सकता। तो चार्ज क्या है? अमर है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना हम बना सकते हैं, चार्ज को ना हम खत्म कर सकते हैं, वो अनंत तक रहेगा। अब बढ़ते हैं बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के दो फायदे हैं। पहला, आप किसी बॉडी पर चार्ज निकालना चाहते हो ना, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज कर दो, Q इज इक्वल टू Na। पहला फायदा ये। दूसरा ये बताता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होगा। अच्छा, ये इंटीजर मल्टीपल क्या है? ये आपको बताता है कि n की वैल्यू हमेशा कंप्लीट फॉर्म में होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी भी n की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं हो सकती। इट मींस ये 1.5 नहीं हो सकती, 2.5 नहीं हो सकती, 2.3 नहीं हो सकती, 2.9 नहीं हो सकती, 3.2 नहीं हो सकती, कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती। तो विद द हेल्प ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम किसी भी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं, और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू Na। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बेसिकली n इज अ इंटीजर नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंटीजर नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है। और E, ये E है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए
आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो कंडक्टर ऐसे, एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज डिफाइंड एज मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रॉम देम इजीली। ऐसे मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने देते हैं उन्हें कहा जाता है कंडक्टर। अब बच्चे कंडक्टर के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह करंट को जाने देते हैं? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, उस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने में हमारी मदद करते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी, हाँ हमारी ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। अर्थ बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। अच्छा देखिए, आपने ये नाम सुना होगा सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। अब बच्चे देखो, उसके बाद यहां से डेफिनेशन शुरू होती है हमारी इंसुलेटर की। मटेरियल दैट डू नॉट परमिट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, साथ ही साथ वो हीट को भी पास नहीं होने देते। एग्जाम्पल के लिए बच्चे वुड ले सकते हो, प्लास्टिक ले सकते हो आप, और भी काफी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब जब भी किसी कंडक्टर में से हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रिक सोर्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे बैटरी को, जैसे सेल में, तो उस कंडक्टर, लाइक आप यहां पर देख सकते हो, ये वायर है, तो वायर इज अ कंडक्टर। इस वायर में से फ्लो होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही उसके करंट को डिफाइन किया जाता है। किसको डिफाइन किया जाता है? करंट को। और इसकी हेल्प से हम हमारे पास जो भी अप्लायंसेस है उस अप्लायंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। अब बच्चे इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर में किस रेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसे आप मेजर कर लो और वही इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है एम्पियर होती है और एम्पियर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। डीसी इज डायरेक्ट करंट। डीसी एक ऐसा करंट होता है जिसमें मैग्नीट्यूड में चेंज पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन एसी जिसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज होगी। एसी को बाई डायरेक्शनल करंट भी कहा जाता है क्योंकि एक बार आता है एक बार जाता है, एक बार आता है एक बार जाता है। अब ऐसे देखो, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर से। कई एग्जाम्स में 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो बच्चे 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर ऑफ करंट रिप्रेजेंट 1 कूलम और इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग पास अ स्पेसिफिक पॉइंट इन 1 सेकंड। मतलब जब किसी कंडक्टर में से 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है ना 1 सेकंड के लिए, तो हम उसके करंट को 1 एम्पियर कहते हैं। लाइक यहां पर फॉर्मुलेट भी किया है, 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। अब क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछा जाता है कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे उस कंडक्टर से पर सेकंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब करंट की डायरेक्शन को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, तो इन मतभेद को दूर करने के लिए यहां पर मैं कन्वेंशनल करंट फ्लो और इलेक्ट्रॉन फ्लो दोनों को लेकर आऊं। अब करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से लेकर कहां मानी जाती है बच्चे? नेगेटिव की ओर। करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल डायरेक्शन बोली जाती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है ना। तो बच्चे कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। चलिए अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट करंट का एक ऐसा पाथ होता है, बेसिकली इसे हम क्लोज रखते हैं क्योंकि अगर ओपन रखेंगे तो करंट का रास्ता पूरा नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट करंट का एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर एक की लगी हुई है, कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स भी लगा हुआ है, कुछ अमाउंट ऑफ अमीटर, वोल्टमीटर, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट करंट का एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें एक करंट सोर्स जुड़ा होता है कंडक्टर्स की हेल्प से, और उसी के साथ साथ उसमें कुछ एलिमेंट्स भी जुड़े होते हैं। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारे घरों में जैसे फैन है, कूलर है, टीवी है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। एक बड़ा जो डंडा होता है ना वो होता है पॉजिटिव, छोटा जो डंडा होता है वो होता है नेगेटिव। उसके बाद बैटरी को हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी कहते हैं। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स को हम लाइन से जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। अब बेटा याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा देखो, प्लग की करंट को रोकना है, करंट को फ्लो होने देना है, तो करंट को रोकने और फ्लो होने, मतलब
करंट को रोकने और करंट को फ्लो करने के लिए हम एक प्लग का यूज करते हैं, ऐसे स्विच भी कहा जाता है। अब देखो स्विच ओपन या क्लोज, जब ओपन होगा ना तो करंट फ्लो नहीं होगा, अच्छा ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जब ये क्लोज होगा ना तो इसे डॉट बनाकर रिप्रेजेंट करोगे, करंट फ्लो हो रहा है। इसके अलावा अ वायर जॉइंट, यहां पर एक जॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के सिंबल का यूज किया जाता है कि एक सीधा वायर जा रहा है, उसके ऊपर से हमने एक और वायर ज्वाइन कर दिया। अब अच्छे देखो, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर पास हो रहा है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब तो प्रैक्टिकल लाइफ में सब नहीं देखा होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, काफी जगह डायरेक्ट बल्ब भी बना दिया जाता है, तो ये भी सिंबल हो सकता है और ये भी सिंबल हो सकता है। अब रजिस्टर और रेजिस्टेंस, रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। अब बच्चे देखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस, कभी कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई जाती है, कभी कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करी जाती है। ज्यादा चिंता मत करिए, आपके घरों में फैन की स्पीड को बढ़ाने या फैन की स्पीड को कम करने के लिए रेगुलेटर होगा, तो बच्चे वो जो रेजिस्टेंस होता है स्पीड बढ़ाना और स्पीड कम करने का काम करता है, ठीक है। अब अच्छे देखो, अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। जब भी किसी सर्किट में से हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, अमीटर का। और वोल्टमीटर, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्टमीटर। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, याद रखिएगा, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा और एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। तो दोनों बातों को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट में नाम नहीं देखोगे, सिर्फ इन्हीं सिंबल से आपको पहचानना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओम्स लॉ, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने एक लॉ दिया जिस लॉ को ओम्स लॉ बताया गया। इस लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी भी कंडक्टर के V और किसी भी कंडक्टर के I के बीच रिलेशन निकाल सकते हो। V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और I मतलब करंट। अब ये लॉ कहता है कि जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, और जितना कम वोल्टेज उतना कम करंट। शर्त भी है इसकी, अब हम शर्त को बारे में समझते हैं, ठीक है। कि पहले तो ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब वोल्टेज जो होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट एक ही रेट से बढ़ेंगे, ठीक। प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। मैंने बोला था ना शर्त भी होगी, शर्त यह है कि सारी की सारी फिजिकल कंडीशन, जैसे लंबाई, जैसे क्रॉस सेक्शन, उसके कांस्टेंट होना चाहिए और उसका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए बच्चे, कांस्टेंट होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर ओम्स लॉ को हम फॉर्मुलेट करते हैं तो इस स्टेटमेंट से ओम्स लॉ को फॉर्मुलेट करेंगे, V प्रोपोर्शनल I, और प्रोपोर्शनल हटाकर, दुनिया का सच है, प्रोपोर्शनल हटाकर कांस्टेंट लगाओ और ये कांस्टेंट क्या होता है, R। अब ये R क्या है, R बच्चे एक कांस्टेंट है और यही R है जो हमें बताता है कि करंट के रास्ते में कितनी दिक्कत हो सकती है, एंड दैट R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दैट R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और बच्चे रेजिस्टेंस का मतलब होता है द बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट, करंट के रास्ते में होने वाली दिक्कत, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और ओम का जो सिंबल होता है लाइक इस तरह से होता है, ठीक है। तो बच्चे कहीं आपको ओम लिखा दिख जाए तो मतलब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और कहीं पर अगर आप इस तरह का सिंबल देखो मतलब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे देखो, ओम्स लॉ इज होल्ड ट्रू इफ प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब ये फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर में कोई चेंज होता है तो ओम्स लॉ में भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अच्छा, ओम्स लॉ यूनिवर्सली ट्रुथ नहीं है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, सेमीकंडक्टर की कंडीशन में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। अब बच्चे ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाते हैं तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। मतलब अगर आप किसी ग्राफ में देखते हो कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मतलब वहां पर ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। और बच्चे VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, मैं बोल रहा हूं VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, रेजिस्टेंस को। तो द ग्राफ ऑफ VI ग्राफ, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चे, याद रखना VI ग्राफ ही होना चाहिए। अगर ये IV ग्राफ हो जाएगा तो कुछ और कहानी हो जाएगी, तो ग्राफ VI ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बच्चे रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली किसी भी काम को करने में होने वाली दिक्कत तो कहलाती है रेजिस्टेंस। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई के दौरान आपका कोई फ्रेंड आपको परेशान करने लगता है, आपको कोई काम और दे दिया जाता है तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, तो वो क्या हो गई, रेजिस्टेंस। आप
रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ लो कि किसी भी काम को करने में होने वाली दिक्कत कहलाती है रेजिस्टेंस। अब डेफिनेशन देखते हैं। तो रेजिस्टेंस इज मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अपोजिशन है करंट के रास्ते में। रेजिस्टेंस क्या है? विरोध है करंट के रास्ते में। रेजिस्टेंस क्या है? दिक्कत है करंट के रास्ते में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम जा रहे होते हैं, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं तो हमें स्पीड कम करना पड़ती है ना। स्पीड ब्रेकर तो स्पीड को क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। उसी तरह से रेजिस्टेंस को मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो करंट ब्रेकर करंट की स्पीड को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम रेजिस्टेंस, सॉरी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। ठीक है बच्चे। अब रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, जैसा कि आपने इससे पहले लॉ पढ़ा हुआ V इज इक्वल्स टू आई आर। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम यहां पर आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू V बाय आई। अब बच्चे जैसा कि मैंने यहां पर आपको पहले भी बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चे? ओम। अब यहां पर 1 ओम को डिफाइन कर रहा है, तो R इज इक्वल्स टू V बाय आई। R मतलब 1 ओम, V की जगह 1 वोल्ट, I की जगह 1 एम्पियर। तो जब भी किसी कंडक्टर में से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है और उसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? 1 ओम। अच्छा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट भी होते हैं, रेजिस्टेंस वेरिएबल भी होते हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस की जरूरत के हिसाब से हम उसे ऐसा यूज किया जाता है। चलो, अब बच्चे रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं? रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? बहुत सिंपल सी बात है, याद रखना से। अब किसी भी कंडक्टर का आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है ना, तो उस कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दो, क्योंकि यदि आप लेंथ बढ़ाते हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर आप किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाओगे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस जो होता है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। तीसरा, अच्छा, बेसिकली से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी रिफर किया जाता है, लेकिन अलग अलग कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफर हो सकती है। इसी वजह से हमारे घरों में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वजह से ही हमारे घरों में जो सप्लाई होती है हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है उसमें कॉपर के वायर का यूज किया जाता है। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जैसे जैसे आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस की फैक्टर भी चेंज होंगे। जैसे जैसे आप कंडक्टर का टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस का फैक्टर भी चेंज होगा। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर आप किसी कंडक्टर की थिकनेस को बढ़ाते हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए बड़ा रास्ता मिल जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को बड़ा रास्ता मिल जाएगा तो क्यों परेशान होंगे, वो सीधे सीधे अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। इन सारे फैक्टर्स की हेल्प से हम यहां पर रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकालते हैं, दैट इज R इज इक्वल टू ρ L बाय A। दैट इज रॉ, और रॉ कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और रॉ की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर। याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि द वैल्यू ऑफ रॉ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है बच्चे? मटेरियल। और इसी वजह से हमारे घरों में कॉपर का वायर का यूज किया जाता है या एल्यूमिनियम के वायर का यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे रेजिस्टिविटी क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको इस फॉर्मूला में बताया हुआ है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम उसके बारे में अलग से पढ़ते हैं। अब बच्चे देखो, The electric resistance offered by a substance of unit length and unit cross section area is called resistivity। मतलब किसी भी मटेरियल के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा ना, वही कहलाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक बार, किसी भी कंडक्टर, किसी भी मटेरियल के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के बने हुए वायर या फिर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही कहलाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय P, इसे रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रॉ से। ठीक है। द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। जो SI यूनिट है वो क्या हो जाएगी बच्चे? इसकी ओम मीटर। यहां से देखिए बेटा, R की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और L की यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर एलिमिनेट, रॉ इज इक्वल्स टू ओम मीटर। ठीक है। और ये डायरेक्टली देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर बच्चे? मीडियम पर डिपेंड करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बिल्कुल सुपर से भी ऊपर होते हैं। सुपर कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस एक बार आकर जीरो हो जाता है, एक बार आकर जीरो हो जाता है। तो बच्चे डेफिनेशन पढ़ना। A superconductor is defined as a substance of that offer no resistance of electric current when it become colder than a critical temperature। एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके नीचे देखो बेटा, जिसके नीचे, ऊपर नहीं आना, टेम्परेचर को हमें क्या करना है? कम। एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके नीचे वो कंडक्टर अपने रेजिस्टेंस को खत्म कर देता है, और इस
लिए इसे सुपर कंडक्टर बोला जाता है। अच्छा, वो टेम्परेचर जिसके नीचे मतलब उस टेम्परेचर से कम करेंगे अगर, तो इट विल बिकम सुपर कंडक्टर। तो वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहलाता है बच्चे? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टर इज द टेम्परेचर एट विच द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल फॉल टू जीरो। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या होता है बच्चे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल फॉल टू जीरो, जहां पर उसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी जीरो हो जाता है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज नहीं कर पाते क्योंकि इतना कम टेम्परेचर बनाना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर इन फ्यूचर प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसका यूज कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले एनर्जी लॉसेस को हम मिनिमाइज कर पाएंगे। बहुत सी नई नई चीजें आ जाएंगी। जैसे कुछ मटेरियल है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है। एल्यूमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर 1.2 केल्विन, बहुत कम है ये, है ना। इंडियम का 3.4, मर्क्यूरी का 4.2, लेड का 7.2, ये बहुत कम है, हमारी लिमिट से काफी कम है। जैसा कि आपको पता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करने में कितनी ज्यादा चेंज आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, अब एक लाइन में हम इसे अगर समझें तो ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक रेजिस्टेंस कहलाते हैं, और ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहलाएंगे। तो देखिए, रेजिस्टर विच फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक रेजिस्टेंस एंड दोस विच डू नॉट फॉलो इज कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अगर आप ग्राफ बनाते हो, कौन सा ग्राफ बनाते हो बच्चे? वी आई ग्राफ, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, कैसी मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। और अगर आई वी ग्राफ या वी आई ग्राफ दोनों बना लो तो यहां पर क्या मिलती है बच्चे? एक कर्व मिलता है। रेगुलर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, अगर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और अगर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा तो कॉमनली कर्व मिल सकता है, ठीक है। अब बच्चे इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कभी कभी होता क्या है, हमारे पास छोटे छोटे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, हम चाहते हैं बड़ा रेजिस्टेंस, हम चाहते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दें, या फिर हमारे पास बड़े बड़े रेजिस्टेंस है, हम चाहते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दें। तो हम किसका यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। किसका यूज करते हैं बच्चे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। तो ये 2 रजिस्टर्स, यहां पर 2 लिखा है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब यहां पर सीरीज और पैरेलल को डिफाइन करा है। तो 2 रजिस्टर्स आर सेड टू बी कंबाइंड इन सीरीज इफ दे कैरी सेम करंट। तो सीरीज करंट तब माना जाता है जब सारे के सारे रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सेम होती है, देन इट इज कंसीडर्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। सब सारे के सारे रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाले करंट की सेम होती है वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड सीरीज, है ना। अब बच्चे हम बात करते हैं पैरेलल की। तो 2 रजिस्टर आर सेड टू बी कंबाइंड इन पैरेलल इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू देम इज सेम, ठीक है। अब बच्चे हम उन्हें तब कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन जब उनके बीच लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड सेम होता है। तो सीरीज में करंट सेम होगा और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। चलो अब सीरीज कॉम्बिनेशन एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इनमें से फ्लो होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर इसका करंट I है तो इसमें से भी I जाएगा और इसमें से भी R जाएगा। इस कंडीशन में अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना हो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सारे के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर देते हैं बच्चे? हम ऐड कर देते हैं। अब बच्चे हम बात करें पैरेलल की, तो ये देखिए यहां पर पैरेलल करंट डिफरेंट है लेकिन इन सब के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है। तो अगर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। जितने रेजिस्टेंस हो आप जोड़ सकते हो। बेटा एक बात याद रखना, अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाना होती है, मतलब अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना चाहते हैं तो वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। दोनों बातें याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। अगर हम किसी बैटरी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से नो करंट फ्लोइंग वाली कंडीशन होगी। इस कंडीशन में उनके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाएगा। लेकिन अगर उसी बैटरी का यूज कर लिया जाता है, उसमें से करंट फ्लो होने लगता है, तो इस कंडीशन में उसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। तो ईएमएफ तब वैलिड है जब नो करंट इज फ्लो, और टर्मिनल वोल्टेज तब वैलिड है जब करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। अब बच्चे
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बेसिकली करंट तीन इफेक्ट शो करता है। कितने इफेक्ट शो करता है? तीन इफेक्ट, एक हीटिंग इफेक्ट, एक केमिकल इफेक्ट और तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा एक चैप्टर है तो वहां पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में समझते हैं। जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा, चाहे कंडक्टर कोई भी हो, जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा, चाहे कंडक्टर कोई भी हो, तो उस कंडक्टर के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या कहा जाता है बच्चे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा देखो, व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, हीट एनर्जी इज जनरेटेड इन द कंडक्टर। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा ना, तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इस फिनोमिना को हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। हीटिंग इफेक्ट तीन बातों पर डिपेंड करता है। तीन तीन तीन। पहला बच्चे देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अ हायर रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस मोर हीट। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर आप किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हो तो इट विल आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज इंड्यूसिंग इन द सेम कंडक्टर। ठीक है। दूसरा टाइम, जितना ज्यादा टाइम के लिए आप करंट फ्लो करोगे, जितना ज्यादा टाइम के लिए आप करंट फ्लो करोगे, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो यदि किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है ज्यादा देर के लिए, तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर हम थर्ड को देखते हैं, द अमाउंट ऑफ करंट, जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करोगे ना, उसके स्क्वायर टाइम, जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करोगे ना बच्चे, उसके स्क्वायर टाइम हीट प्रोड्यूस होती है। उसके स्क्वायर टाइम, द अमाउंट ऑफ करंट आई इज हायर द करंट, द लार्जर द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। मतलब जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करते हो ना, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अब बच्चे देखो, इन सारी बातों को मिलाकर हमने हीट का फॉर्मूला बना दिया, दैट इज H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या आया? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहां पर स्क्वायर साथ दिख रहा है लेकिन स्क्वायर है, मैं इसे रिपेयर करके दूंगा। ठीक है। अब इस इक्वेशन को जूल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग भी कहा जाता है। ये जो फॉर्मूला मिला है ना, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसे क्या कहा जाता है? जूल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। क्या कहा जाता है? जूल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है। अब बच्चे, आपने कभी ना कभी प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक केटल देखे होंगे। इसके अलावा फ्यूज भी आपने देखा होगा। ये सारे के सारे ऐसे अप्लायंसेज हैं, ये सारे के सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जो कि काम करते हैं किस पर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर ये हीट कर रहा है, हीट को जनरेट कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और हमने जाना कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा करंट। इलेक्ट्रिक आयरन, आप स्त्री का यूज करते हो, वो वाली स्त्री ये जो प्रेस करती है, तो इलेक्ट्रिक आयरन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कॉमनली कपड़ों को स्मूथ या अच्छे सरफेस बनाने के काम आती है। इलेक्ट्रिक केटल चाय या कॉफी बनाने के काम आती है। ये सारी की सारी डिवाइसेस। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिक बल्ब का नाम सुना होगा, बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कुछ ना कुछ यूज करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो भी हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। तो बच्चे, ये थे हीटिंग इफेक्ट के कुछ ना कुछ यूजेस। अब हम बढ़ते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक पावर की तरफ। पावर, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट कितना करंट, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उससे रिफर किया जाता है पावर से। ठीक है बच्चे। तो बेटा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब जितना काम कर रहा है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से, तो उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पावर। मान लो आपने W काम किया, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी एलिमेंट लगा हुआ जो W काम कर रहा है, और टाइम कितना लग रहा है? T। तो इस कंडीशन में पावर का जो फॉर्मूला होगा ना, W/T होगा। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट जूल और अपॉन में टाइम की यूनिट सेकंड। तो जूल अपॉन सेकंड जो यूनिट होती है वो पावर की होती है, लेकिन इतनी बड़ी यूनिट ना लिखते हुए हम डायरेक्टली लिख देते हैं वॉट। हम क्या लिख देते हैं बच्चे? वॉट लिख देते हैं। अच्छा देखो, 1 वॉट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो 1 वॉट ऑफ पावर इज कंज्यूम व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो उस कंडीशन में हम पावर को क्या कहते हैं बच्चे? 1 वॉट। अच्छा, कॉमर्शियल यूनिट, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारे घरों में जो बिजली का बिल बनता है, जितने यूनिट चलती है, वो kWh के बेसिस पर आती है, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इतने जूल एनर्जी यूज होती है। अब अच्छा देखो, 1 किलोवाट आर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम when 1 किलोवाट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। जब आप 1 किलोवाट की पावर को 1 घंटे के लिए यूज करोगे ना, तो इस कंडीशन में जो यूनिट होगी बच्चे, वो 1 किलोवाट आवर होगी। पावर के और भी बहुत प्यारे प्यारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे
P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ऐसे ही बोल सकते हैं इसे, ठीक है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर मतलब करंट का स्क्वायर और इंटू में आर, आर मतलब रेजिस्टेंस। वैसे सबसे अच्छा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, V की जगह ओम्स लॉ से हमने वैल्यू पुट कर दी, I की जगह ओम्स लॉ से वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्मूला बन जाते हैं। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर, ये इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूला है, ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, ये हम एंड की तरफ आ गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत प्यारा सेंटेंस है, सेंटेंस ये है कि anyone who had never made a mistake has never tried anything new। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप गलती से घबराते हो, अगर आप कोई गलती नहीं करते हो, इसका मतलब आप कुछ काम ही नहीं करते हो। अरे गलती से किस बात का घबराना, गलती ही होगी ना, कुछ कोई गुनाह तो हो नहीं जाएगा ना। जब तक आप गलती नहीं करोगे उस गलती को सुधारोगे भी कैसे, क्योंकि हमें अपनी गलतियों का पता होना बहुत जरूरी है और उन गलतियों का पता होगा तभी तो हम उन गलतियों को सुधारेंगे। और अगर हम ये मान लेंगे कि हमें कोई गलती ही नहीं है, इसका मतलब हम कुछ नया ट्राई कर ही नहीं रहे हैं। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है बच्चे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट माइंड मैप पे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, मजे में रहना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, टाटा।